BRT 05, ठीक है। तो BRT 05 में हम लोग डिस्कस करेंगे आज केमिस्ट्री का पेपर। तो यहाँ पे टॉपिक दिए गए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 51 जो आपको दिया गया है ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे इसका आईयूपीएसी नेमिंग पूछी गई है। तो आईयूपीएसी नेमिंग करने का जो पहला मेथड होता है कि यहाँ पे आप कार्बन की लंबी से लंबी चैन छाटेंगे। तो भाई यहाँ पे देखिए कितने कार्बन की चैन आपको मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, ये सबसे लंबी कार्बन की चैन मिल रही है। तो भैया हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल चैन हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि नंबरिंग कहाँ से की जाए। तो नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे जहां से आपका सबस्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई तो फंक्शनल ग्रुप लगा नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दो सबस्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो आप नंबरिंग वहां से करें जहां से आपका सबस्टिट्यूएंट पास पड़ेगा। तो भाई देखिए, यदि आपने नंबरिंग यहां से की तो 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे आपको मिथाइल मिल जाएगा। बट अगर आपने नंबरिंग यहां से की तो 1 2 3 4 5 पांचवी पोजीशन पे आपको इथाइल मिलेगा। तो हम नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 कार्बनों की प्रिंसिपल चैन आपको मिल गई है, ठीक है। आइए इसका आईयूपीएसी नेम कर लेते हैं। तो अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आएगा, देन मिथाइल आएगा। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल और यहाँ पे 8 कार्बनों का रूट वर्ड हो जाएगा ऑक्टेन, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल और 8 कार्बनों का रूट वर्ड होगा ऑक्ट और प्राइमरी सफिक्स होगा एन। देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, सेकंड इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए नंबर ऑफ प्लेन ऑफ अ सिमेट्री, मतलब इस मॉलिक्यूल में कितनी प्लेन ऑफ अ सिमेट्री पास हो पाएगी, ठीक है। तो भाई चेक कर लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि आपने वर्टिकल प्लेन पास किया तो यहां पे आपको इसकी मिरर इमेज नहीं मिलेगी, ये तो गलत हो गया। यदि आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की तो यहां इसकी मिरर इमेज नहीं बन रही है। भाई अगर देखा जाए ये पूरा जो मॉलिक्यूल है एक ही प्लेन में आ रहा है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है एक ही प्लेन में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी जो कि होगी मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस, यदि मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को इस प्रकार से प्लेन को पास करूं तो कहलाएगा मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी जो कि होगी मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे आईयूपीएसी नेमिंग पूछा गया है। चलिए आइए देख लेते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे हमें इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो भाई यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। भाई यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको एल्कीन दिया गया है, तो ये आपकी बन जाएगी प्रिंसिपल चैन बन जाएगी और ये हो जाएगा सबस्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठा कि नंबरिंग कहां से की जाए। तो भैया नंबरिंग हमेशा वहां से करना जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। यदि आपने नंबरिंग यहां की 1 2 3 तो सेकंड पोजीशन पे आपको मिलेगा डबल बॉन्ड जो कि गलत है। नंबरिंग आप करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे आप क्या मिल गया मिथाइल, उसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है। क्या हो जाएगा
3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। अच्छा भाई, क्वेश्चन में आपसे पूछा है बताइए, आपको यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दिए गए और क्वेश्चन पूछा है बताइए इनमें से किस मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन आपको दिया गया आइसोब्यूटीन का, बना लीजिए इसको आइसोब्यूटीन। ये बन गया आपका आइसोब्यूटीन बन गया। यहाँ पे देखिए क्या इसके पास प्राइमरी हाइड्रोजन, यस इसके पास एक ये प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया। यस, जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो पहला आंसर तो बिल्कुल सही है। आगे चेक करते ऑप्शन नंबर सेकंड को देख लेते हैं भाई। प्रोपाइन, 3 कार्बन का होगा यहाँ पे प्रोपाइन। जो प्रोपाइन है इसके पास भी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो सेकंड वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड वाला चेक कर लिए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। थर्ड वाला चेक कर लेते भाई 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन है। अच्छा भाई, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा 4 कार्बन आ गए, ये आपका हो गया ब्यूटीन हो गया 2,3। नंबर कर दीजिए 1 2 3 4, 2 पे लगा दे मिथाइल और 3 पे लगा दे एक मिथाइल। सही है, चेक कर लीजिए भाई। यहाँ पे क्या इसके पास होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे इसके पास हो जाएंगे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्सी हाइड्रोजन और यहाँ पे इसके पास हो जाएंगे हाइड्रोजन। यस, इसके साथ इसके पास प्राइमरी हाइड्रोजन के साथ साथ टर्सी हाइड्रोजन भी है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका हो गया गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन है, आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे आईयूपीएसी नेमिंग पूछी गई है। आइए सबसे पहले देखो इस कंपाउंड को कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे COC मतलब ROR, ये आपको दिया गया, ईथर दिया गया है। अब ईथर की हमें यहाँ पे करनी आईयूपीएसी नेमिंग, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ईथर होता है ROR ईथर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से लगे होते हैं, तो जो एल्काइल ग्रुप पे नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम होते हैं उसका हम लिख देते हैं एल्कोक्सी। क्या लिख देते हैं? एल्कोक्सी। ठीक है, समझ गए? आइए यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे इस ऑक्सीजन से 2 कार्बनों का लगा है इथाइल लगा है, बाकी ये लगा है प्रिंसिपल चैन 6 कार्बनों की लगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम है, तो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। अब इसकी आप नंबरिंग कर लेंगे, तो भाई नंबरिंग होगी इसकी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगी, इसकी नंबरिंग हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या था? क्वेश्चन यहाँ पे उठाया कि सर आपने नंबरिंग आपने यहां शुरू की, आप जो नंबरिंग यहां शुरू की, आपने इसको 1 नंबर क्यों नहीं दिया? तो भाई इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जहां पर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आपको मिलेंगे नंबरिंग आप वहां से करेंगे। भाई देखिए, यदि मैं नंबरिंग इसकी यहां से करता, यदि मैं इसको पहला नंबर देता तो सेकंड नंबर में इसको देता, तो सेकंड नंबर पे आपको 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहे थे। ठीक है, बट अगर मैं नंबरिंग यहां से दूं, मैं इसको पहला नंबर दूं, तो पहली नंबर पे आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो जहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम मिले, नंबरिंग हमेशा वहां से कीजिएगा। ठीक है, तो नंबरिंग क्या रहेगी? 1 2 3 4 5 6। समझ गए? आइए इसका इक्वेशन हो जाएगा 1 इथॉक्सी भाई अल्फाबेट पहले E आएगा बाद M आएगा, तो 1 इथॉक्सी 2,2
डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखिए भाई कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? 1-इथॉक्सिल 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने वहां पर 2-इथॉक्सी भाई मैंने 1 इसको दिया 2 मैंने इसको दिया। यस, 2-इथॉक्सी रहेगा। ठीक है, चलिए भाई बेटा यहाँ पे मैंने समझाए से गलत लिख दिया है 1,1। ठीक है, धोखे से गलत लिख दिया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दिस कंपाउंड कैन बी नेम एज। चलिए ओनली ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है ओनली ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। अच्छा भाई सबसे पहले आप इसकी कर दीजिए नंबरिंग। ठीक है, 1,2 ये हो गया 1, ये हो गया 2। आप कहीं भी 1, 2 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए 1,2 हो गया। अच्छा भाई यहाँ पे देखो है क्या कि सिस और ट्रांस, जो सिस और ट्रांस होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब हिंडर्ड रोटेशन होना चाहिए, और प्रत्येक कार्बन से दोनों बॉन्डेड अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, बट जो साइकिल होती है, जो रिंग होती है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब जो साइकिल होती है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करेगा? जब यहाँ पे किन्हीं दो कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। तो आप देखिए पहली बात तो क्या है कि यहाँ पे आपको 6 कार्बन की साइक्लोहेक्सेन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हिंडर्ड रोटेशन होगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 2 डिफरेंट कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। पहले से Br लगा है, दूसरे से H लगा होगा। सेकंड वाले कार्बन में देखेंगे पहले से Br लगा है और दूसरे से H लगा है। ठीक है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आइए अब ये सिस होगा कि ट्रांस होगा, ये हमें देखना है। तो भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो Br लगा है ये लगा है सॉलिड वेज से। सॉलिड वेज का मतलब होगा कि जो Br है ये एबव टू द प्लेन जा रहा है, मतलब ये प्लेन से बाहर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे जो Br लगा है ये लगा है डैश बेस से लगा है। इसका मतलब यहाँ पे जो Br है वो प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों Br एक दूसरे की अपोजिट पोजीशन पे लगे हैं, तो शो करेगा ट्रांस। ये कौन सा हो जाएगा? ये होगा ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ओनली ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। यस, पहला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं इसके। ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक, फिर एज वेल एज इवन 2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, बेटा ये गलत दिया गया है। यहां पे इसको हम सिर्फ और सिर्फ सिस और ट्रांस कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे इन दोनों कार्बन से ग्रुप सेम लगे। यदि बात मान लो कि यहाँ पे Br लगा है, यदि यहाँ Br के स्थान पे Cl लगा होता तो सिस भी हो सकता था, ट्रांस भी हो सकता था, E भी हो सकता था और Z भी हो सकता था। बट अगर दोनों तरफ ग्रुप सेम है तो सिर्फ और सिर्फ सिस और ट्रांस शो कर सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गलत है। सेकंड, थर्ड वाला चेक करिए ओनली सिस 1,2 गलत है। बाइसिस पहले ट्रांस है, गलत हो गया भैया, सिस नहीं ट्रांस है ना। फोर्थ वाला ऑप्शन चेक करिए, सिस गलत है, ट्रांस है। चलिए भाई तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि आईयूपीएसी नेमिंग। अच्छा भाई यहाँ पे हमें आईयूपीएसी नेम बताना है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको दिए गए। तो यहाँ पे भैया आपको दिया गया CHO एल्डिहाइड दिया गया है, अल्कोहल दिया गया है, और क्या दिया गया? RCOR, मतलब यहाँ पे आपको कीटोन भी दिया गया। मतलब इस कंपाउंड में आपको 3 डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। अब अगर डिफरेंट टाइप के यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो वहां पे हम चेक करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है,
तो जो भैया जो एल्डिहाइड होता है वो इन दोनों से सीनियर होता है। तो जाहिर सी बात अगर यहाँ पे एल्डिहाइड सीनियर है तो अल्कोहल और कीटोन ये दोनों हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। आइए नेमिंग कर लेते हैं। नंबरिंग वहां से वो जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5। अच्छा भाई 5 कार्बनों का रूट वर्ड आ गया पेंट, बस प्राइमरी सफिक्स होगा एन। अच्छा भाई सेकंड पोजीशन पे आ गया हाइड्रोक्सी और फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा ऑक्सो। तो अल्फाबेटिकली पहले एच आता है बाद में ओ आता है, ठीक है। तो उसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनल। कौन सा पे मैच कर रहा है? 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनल। यस, थर्ड इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Which of these cycloalkenes will exhibit geometrical isomerism? अच्छा भाई इनमें से कौन सा geometrical isomerism को शो कर सकता है? तीन आपको दिए गए ऑप्शन में। तो पहला आप चेक कर लेते हैं कंपाउंड। भाई यहां पे देखिए, सुनिए, ये 6 कार्बनों की रिंग है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। यदि यहाँ पे आपने पाई बॉन्ड लगा दिया तो ये कहलाएगी एंडोसाइक्लिक रिंग। क्या कहलाती है? एंडोसाइक्लिक रिंग कहलाती है, ठीक है। अब एंडोसाइक्लिक जो डबल बॉन्ड होते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा कि जो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी होगी एंडोसाइक्लिक होगी और यहाँ पे लगे हैं 2 डिफरेंट कार्बन लगे, इथाइल ग्रुप लगे। तो भैया इतना एरिया तो आपका हो गया डैमेज, ठीक ना, हमें इससे मतलब नहीं है। अब आपकी रिंग में बचे 4 कार्बन, 1 2 3 4। यदि इन चारों कार्बन में से किन्हीं 2 में से डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता था। बट यहाँ पे किसी भी कार्बन से डिफरेंट ग्रुप नहीं लगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। बात देखिए सेकंड वाले में क्या है कि एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ गया तो इतना एरिया तो आपका हो गया डैमेज, इससे हमें मतलब नहीं है। अब आप देखिए रिंग में कितने कार्बन बचे? 1 2 3 4। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? देखिए भाई किन्हीं 2 कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे हुए चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सेकंड वाला कार्बन है इससे लगा है 2 कार्बनों का इथाइल और 1 लगा होगा हाइड्रोजन। यस, दोनों वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप लगे हैं। यस सही है। थर्ड वाले कार्बन को देखेंगे, यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी से लगा इथाइल और दूसरी वैलेंसी से लगा हाइड्रोजन। यस, यहाँ पे इन दोनों कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, मतलब ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो सेकंड वाला तो भैया शो करेगा। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। भाई ये तो आपका हो गया एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये तो बर्बाद हो गया, छोड़ो उसको। आगे चेक कर लो भाई। 1 2 3 4 कार्बन आपको दिए गए, तो 4 कार्बन में से किन्हीं 2 कार्बन में डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे होने चाहिए। तो इस वाले कार्बन को आप देखेंगे यहाँ पे लगा एक मिथाइल लगा है और एक वैलेंसी लगा होगा हाइड्रोजन लगा होगा। यस बिल्कुल सही। बट इनमें से बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी भी कार्बन से डिफरेंट ग्रुप नहीं लगे, मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। चलिए, the general molecular formula which represent the homologous series of alkanols। चलिए भाई alkanols मतलब अल्कोहल। सुनिए भाई एल्केन प्लस ऑल, तो एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n +2 होता है। बेटा ये होता है एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। यदि आप इस जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ऑक्सीजन का एडिशन कर देते हैं तो बन जाता है एल्केनॉल। यस, ये कहलाता है एल्केनॉल, मतलब ये अल्कोहल का
जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और ये पार्टिसिपेट करता है होमोलोगस सीरीज में, किसमें करता है? होमोलोगस सीरीज में। तो देखिए भाई आंसर मैच कर रहा है, यस सेकंड, यहां पहुंच गए तो मिला के, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे आईयूपीएसी नेमिंग पूछी गई। सबसे पहले पहचानो कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। भाई यहाँ पे लगा है, देखिए RCONH2 क्या कहलाएगा? एसिड एमाइड। और एसिड एमाइड की आईयूपीएसी नेमिंग करना आप लोग को आता है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा N, डाइमिथाइल, N, डाइमिथाइल। सुनिए सबसे पहले हम छाटेंगे इसकी प्रिंसिपल चेन। तो भाई प्रिंसिपल चेन छाटने के लिए नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होने चाहिए। तो भाई 1 हो गया, 2, 3। सुनो यहाँ पे, यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से लगा हो और उसका कार्बन पीसी में प्रिंसिपल चेन में काउंट ना किया जा रहा हो, तो उसका जो सफिक्स होता है वो चेंज हो जाता है। एमाइड का जो सफिक्स होता है एमाइड होता है, जो एसिड एमाइड का जो सफिक्स होगा वो एमाइड होगा। बट यहाँ पे इसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं हो रहा है, तो उसका सफिक्स हो जाएगा चेंज। क्या हो जाएगा? इसका सफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। क्या कहलाएगा? कार्बोक्सामाइड कहलाएगा। तो बेटा इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा N, डाइमिथाइल साइक्लो। 3 कार्बनों की रिंग है जो कि आपकी पीसी है, साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। ये हो जाएगा 3 कार्बन की हमें 5 कार्बन की लगाई थी, तो हमें पेंटेन लगा था, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा भाई? N, डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 4-bromo-3 methyl butane in each। अच्छा भाई चलिए भाई चेक करना पड़ेगा आपको। 4-bromo मतलब 4th पोजीशन पे ब्रोमीन होना चाहिए और 3rd पोजीशन में मिथाइल होना चाहिए, ठीक है। बनाइए इसका, ओपन कीजिए इसको, पहले वाले ऑप्शन को ओपन कीजिए और उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, यहां पे लगाए Br, क्या आ गया? अच्छा भाई इससे लगे 2 मिथाइल ग्रुप लगे, ये हो गया। चलिए भाई ये स्ट्रक्चर आपको बन गया। अब आप क्या कहेंगे? कार्बन की लंबी लंबी चेन छाटो और नमिंग करो। तो नमिंग तो वहां से होगी जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो जाहिर बात है 1, 2, 3। भाई यहाँ पे आपको 3 कार्बनों की चेन मिल रही। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ब्यूट-1-इन। हमें 4 कार्बनों की चेन चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे ब्रोमीन आपका फर्स्ट पोजीशन पे, हमें किस पे चाहिए? 4th पोजीशन पे चाहिए। यहाँ पे मिथाइल आपका 2nd पोजीशन पे, हमें किस पे चाहिए? 3rd पोजीशन पे। ये तो गलत हो गया। सेकंड वाला ऑप्शन चेक कर लो, ओपन कीजिए सेकंड वाले को, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, अच्छे क्या लगाए? मिथाइल लगाए, मिथाइल लगा दिया, ठीक है। फिर क्या लगा? CH2Br लगा भैया। चलो भाई आपने स्ट्रक्चर को ओपन कर लिया। अब हमें करनी इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी। तो आईयूपीएसी नेमिंग के लिए नमिंग वहां से को जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो नमिंग क्या होगी? यहाँ हो जाएगी 1, 2, 3, 4। जो कार्बन
पीसी में इंक्लूड नहीं हो पाएंगे उन्हें हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो भाई इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा अल्फाबेटिकली पहले बी आएगा बाद में एम आएगा, तो फोम ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। भाई देखिए क्या आपका आईयूपीएसी नेम मैच कर रहा है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। यस, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सेकंड वाला बिल्कुल सही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 भैया, क्वेश्चन नंबर 62 इलेक्ट्रो का क्वेश्चन आ गया है, इलेक्ट्रोलिसिस का आ गया है। 4 टॉपिक प्रीवियस के भी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रो मोल केमिकल बॉन्डिंग, और कौन सा दिया गया होगा, एक और भी दिया गया है आई थिंक, बताते हैं। चलिए भाई, हाँ ऑक्सीडेशन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि द नंबर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे कि हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करने पड़ेंगे टू डिपॉजिट 1 ग्राम एटम। भैया यहाँ पे 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम दिया गया है। ग्राम एटम का मतलब है कि आपको एल्यूमिनियम का मोल दिए गए हैं, ये आपको वेट नहीं 1 मोल दिए गए हैं, ठीक है। फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विल बी फाइंड। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया गया है और हमने इस सॉल्यूशन की करवा दी इलेक्ट्रोलिसिस। जब आपने सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो एट अ कैथोड पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ 1 मोल। तो भैया एट अ कैथोड पे एल्यूमिनियम आपको मिल रहा है 1 मोल। तो बताइए 1 मोल एल्यूमिनियम को कैथोड पे डिपॉजिट करने के लिए हमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पास करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे लगा देंगे रिलेशन नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट एट कैथोड। कैथोड पे क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम मिल रहा है, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ फैराडे आप यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मोल आपको दिया गया है, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। भाई एल्यूमिनियम का वैलेंस फैक्टर कितना आएगा, +3 आएगा, इस पे चार्ज कितना आएगा, -1 आएगा। तो एल्यूमिनियम का वैलेंस फैक्टर आ गया 3 आ गया। तो यहां से भैया आपके ग्राम इक्विवेलेंट निकल आएंगे 3 × 1 आ गया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फैराडे है वो हमें कितना पास करने पड़ेगा, 3 कूलम, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ फैराडे आपको पास करना पड़ेगा 3, हाँ क्या कितना 3 आ गया, ठीक है। अच्छा भाई अब क्वेश्चन क्या कहा है कि वेयर इन एवोगाड्रो नंबर। आइए देखो भाई नंबर ऑफ फैराडे, भाई नंबर ऑफ फैराडे क्या होता है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यदि यहाँ पे नंबर ऑफ फैराडे 3 है तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन को पास करना पड़ा, चाहे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, चाहो भैया 3n कह लो, बात देखिए, ठीक है। कौन सा क्या हो जाएगा, इसका 3rd हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आईयूपीएसी नेम पे क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आपसे इसका आईयूपीएसी नेम पूछा है। भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 6 कार्बनों की रिंग आपको दिख रही है, ठीक है ना। तो भाई प्रिंसिपल चेयर में तो टोटल 6 कार्बनों के इसमें कुछ देखने नहीं है। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा ये आया कि नंबरिंग कहाँ की जाए, नंबर किस कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया जाए। तो भाई देखिए नंबर आप देंगे, यदि आपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया
तो सेकंड और थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे आपको एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, फिर आपको थर्ड, फोर्थ और 5 पोजीशन पे आपको 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। गलत है, ये गलत है। अब आप देखिए, यदि आपने नंबरिंग 1 2 3 यहां से किया तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पोजीशन, शुरुआत की लगातार 3 पोजीशन पे 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। ये ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये उठा कि भाई नंबरिंग 1 2 3 या 1 2 3, ये भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, चाहो तो क्लॉकवाइज चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर यहां पे चीज देखिए, यदि आपने नंबरिंग यहां से की, इसको आपने फर्स्ट नंबर दिया तो ये आपका आ जाएगा I2 आ जाएगा, और थर्ड पोजीशन पे आपका आ जाएगा क्लोरो आ जाएगा। अल्फाबेटिकली पहले C आता है, बाद में I आता है, तो जो नंबरिंग होगी वो अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग होगी। तो भाई यहां पे जो नंबरिंग आएगी वो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6, ये आपकी होगी राइट नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई इसका इक्वेशन हम कर लेते हैं। तो भाई 1 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो, ठीक है। अल्फाबेटिकली पहले B आता है, बाद में C आएगा, तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो और F पहले आएगा, I बाद में आएगा, तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 आइडो और बेंजीन, क्या हो जाएगा बेंजीन। देखो भाई को मैच कर रहा है क्या, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 आइडो बेंजीन, यस सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि यहां पे आपसे पूछा गया है which of the following molecules is expected to rotate the plane polarized light। चलो भाई इनमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो पीपीएल को, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो पीपीएल को रोटेट कर सकता है। तो भाई पीपीएल को रोटेट करने के लिए वही मॉलिक्यूल पीपीएल को रोटेट कर सकता है जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास ना हो रही हो, या जो कायरल हो, जिसके पास कोई एक कायरल आइटम हो। तो पहला वाला ऑप्शन हम देखेंगे भाई, ये क्या हो गया, सेंटर पे कार्बन है, कार्बन के यहाँ पे चारों वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप लगे हैं। यहाँ पे लगा CHO लगा है, एक में एल्कोहल लगा है, एक में हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पे लगा CH2OH लगा। बताइए कार्बन कैसा है, ये आपका कार्बन हो गया कायरल कार्बन हो गया, यस। यदि किसी कंपाउंड के पास कोई कायरल एटम है, यदि किसी कंपाउंड के पास कोई कायरल एटम है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब ये पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला चेक करो भाई, सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, बताइए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये पीपीएल को न तो क्लॉकवाइज घुमाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। यहाँ पे आप देखिए भाई, यहाँ भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही, गलत हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके पास कोई भी कायरल एटम नहीं है, इस सेंटर वाले कार्बन से कि दोनों वैलेंसी से सेम ग्रुप लगे हैं, यस। तो आंसर जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर, अब क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछे गए हैं। भाई स्टीरियो आइसोमर का मतलब हो गया कि ज्योमेट्रिक आइसोमर भी हो सकते हैं और एनांशियोमर भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर भी हो सकते हैं ना। तो क्या देगा, पॉसिबल 1,2,3 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो भैया यहाँ पे आपको IUPAC नेम दिया गया है और आपको इस IUPAC नेम के अकॉर्डिंग इसका बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो क्या देगा 1,2,3 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बना लीजिए स्ट्रक्चर।
एक मिथाइल यहाँ पे लग गया, पहली पोजीशन, सेकंड और 3 हो गया। एक मिथाइल यहाँ पे लग गया और एक मिथाइल यहाँ पे लग गया। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये आपका बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें देखना है कि कितने प्रकार के स्टीरियो आइसोमर्स हो सकता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपको 6 कार्बन की रिंग दी गई है, ठीक है। अगर 6 कार्बन की रिंग दी गई है, मतलब कोई भी यदि आपको रिंग दी गई है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे होता है हिंडर्ड रोटेशन होती, मतलब पहली कंडीशन आपकी फॉलो हो रही। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन ये होगी कि किन्हीं 2 कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट पोजीशन पे लगा है मिथाइल और इसी कार्बन से लगा होगा हाइड्रोजन, मतलब पहले वाले कार्बन से 2 डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे, ठीक है। सेकंड कार्बन देखेंगे, सेकंड कार्बन पे इसकी एक वैलेंसी से लगा है मिथाइल और दूसरी वैलेंसी से लगा हाइड्रोजन। यस, यहाँ पे 2 अलग अलग कार्बन से डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ये आपका सिस भी बना सकता है और टॉर्क भी बनाएगा। यस, जब आप इस कंपाउंड को लेके जाएंगे तो सिस और टॉर्क पे टूट जाएगा, तो यहाँ से आपको 2 आइसोमर मिलेंगे, सिस और टॉर्क मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए तीसरी पोजीशन पे भी लगा है, एक मिथाइल लगा है और एक हाइड्रोजन लगा होगा। तो भाई यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे लगे डिफरेंट टाइप के 2 ग्रुप लगे हैं और थर्ड पोजीशन पे भी 2 डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे। यस, फर्स्ट और थर्ड वाले भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे, ठीक है। भाई यहाँ पे क्या फर्स्ट और सेकंड कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड करेंगे, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 4 आइसोमर मिलेंगे, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। भाई यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड से आपको एक सिस मिल गया और एक ट्रांस मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। अब आप देखिए फर्स्ट और थर्ड, भाई यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट और थर्ड में से आपको एक सिस मिलेगा और एक ट्रांस मिलेगा, तो टोटल कितने आइसोमर हो गए? 4 आइसोमर हो गए, सिस ट्रांस, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो सर इस सेकंड और थर्ड वाले तो सिस आइसोमर्स होते हैं, भैया फर्स्ट सेकंड को ले लो, चाहे तो सेकंड और थर्ड को ले लो, बात तो एक ही है ना। चाहे आप फर्स्ट सेकंड को ले लो, चाहे सेकंड थर्ड को ले लो, बात तो एक ही आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। 4 आइसोमर। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, that can form cis trans geometrical isomerism and also has a chiral center। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो सिस और ट्रांस में टूट के अलग होगा और उसके पास एक कोई काइरल सेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो या कार्बन टू कार्बन भैया डबल बॉन्ड है, पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस वाले कार्बन से एक मिथाइल लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है। यस, इस वाले कार्बन से भाई एक मिथाइल लगा है और दूसरा ये बल्कि ग्रुप लगा है। यस, ये सिस और ट्रांस को शो करेगा, ठीक है। ये सिस और ट्रांस बना सकता है, सही। अब देखो क्या इसके पास कोई काइरल सेंटर है क्या? भाई यहाँ पे आप देखिए इस सेंटर पे कार्बन होगा, कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती है, इसकी एक वैलेंसी से लगा है ये मिथाइल लगा है, सेकंड वैलेंसी से लगा है इथाइल लगा है, 2 कार्बन पे इथाइल लगा है, थर्ड वैलेंसी से एक हाइड्रोजन लगा है और फोर्थ वैलेंसी से ये बल्कि ग्रुप लगा है। तो पीछे हो गया, फोर्थ वैलेंसी से ये बल्कि ग्रुप लगा है, मतलब यहाँ पे इसके पास एक काइरल सेंटर है। यस, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और इसके पास एक काइरल सेंटर है। तो आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाले चेक कर लीजिए। भाई यहाँ पे देखिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक ना। इसकी एक वैलेंसी से लगा है इथाइल लगा है, दूसरी वैलेंसी से हाइड्रोजन लगा होगा। यस, और यहाँ पे देखें यहाँ पे एक वैलेंसी से लगा मिथाइल लगा है और दूसरी वैलेंसी से एक ग्रुप लगा है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब देखो क्या इसके पास कोई काइरल सेंटर है क्या? भाई यहाँ पे आप देखिए इस कार्बन देखिए, भैया इस कार्बन की पहली वैलेंसी से एक कार्बन का मिथाइल लगा है और सेकंड वैलेंसी से भी एक कार्बन का मिथाइल लगा, मतलब इसके पास कोई भी काइरल सेंटर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए भाई, in the given conformation C2 is rotated about C2 C3 bond anti-clock by an angle of 120, then the conformation obtained as a। अच्छा भाई यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दिया गया है, पहले आप इस कंफर्मेशन को देखिए और पहचानिए कि यहाँ पे कौन सा कंफर्मेशन आपको दिया गया है। तो भाई यहाँ पे देखो, सेम ग्रुप के अपोजिट सेम ग्रुप है, मिथाइल के अपोजिट मिथाइल है, हाइड्रोजन के अपोजिट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अपोजिट हाइड्रोजन है। तो कंफर्म हो गया कि भैया एंटी स्टैगर्ड होगा, ठीक है। अच्छा भाई, एंटी स्टैगर्ड हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है C2 एंड C3 बॉन्ड एंटी क्लॉक बाय एंगल ऑफ 120, ठीक है। समझो क्वेश्चन, मान लो ये C2 है, ठीक है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक है। अब इस ये देखिए, ये आपका C2 हो गया, अंदर वाला C2 हो गया और बाहर वाला C3 हो गया, ठीक है। ये बाहर वाला क्या है, C3 है। अच्छा भाई, तो भाई ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। C2 से एक मिथाइल ग्रुप ऊपर लगाया और C3 से एक मिथाइल ग्रुप नीचे लगाया, ठीक है। फिर C2 से एक हाइड्रोजन राइट साइड पे लगाया और दूसरा हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे लगाया। और भैया C3 से कहाँ चला गया, ये चला गया। C3 से एक हाइड्रोजन यहाँ की तरफ है, एक हाइड्रोजन यहाँ की तरफ है, ठीक है। ये आपका बन गया स्टैगर बन गया। अब क्वेश्चन क्या कहा कि C3 और C2 को पकड़ो और C2 को एंटी क्लॉकवाइज, C2 को एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री घुमाओ, ठीक है। तो कौन सा कंफर्मेशन प्रोड्यूस होगा, ये पूछा गया है। और भाई सुनो भाई, ये C2 है, ठीक है। हमने C2 को, इस C2 से 3 वैलेंसी लगी हैं, होती 4 है, 3 लगी, एक ये मिथाइल लगा है, एक ये हाइड्रोजन लगा और ये हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस C2 को पकड़ा और 120 डिग्री घुमा दिया, ठीक है। और दिखाते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, किसको 60 डिग्री घुमा के देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, C2 को पकड़ा और 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो क्या बनेगा, देखिए भाई, यहाँ पे तो ये सेम जो C3 है, इसे सेम लगा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल है। ये भैया C3 वाला है, ठीक है, ये हो गया। अब हमने C2 को पकड़ के 60 डिग्री घुमाया, तो ये वाला मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री घूम के इसको पर आ जाएगा। भाई यहाँ पे आ गया मिथाइल, आ गया, ये आ गया मिथाइल आ गया, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन इस मिथाइल पर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस मिथाइल पर आ गया, ठीक है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा। तो आपने देखा कि 60 डिग्री घुमाने पे ये आपका बन गया पार्शली एक्टिव बन गया। कैसा बन गया, पार्शली एक्टिव बन गया, ठीक है भैया। वो बना लेते हैं, ये बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको 60 डिग्री फिर घुमाया। हमने C2 वाले को 60 डिग्री पकड़ा और फिर घुमाया। जब आप इसको 60 डिग्री फिर से घुमाया तो मिथाइल ग्रुप यहां आ जाएगा। क्या हुआ भाई, ये वाला हाइड्रोजन यहीं पे रहेगा, ये तो यहीं पे रहेंगे और ये मिथाइल यहीं पे रहेगा। जब मैंने इसको पकड़ घुमाया तो C2 का जो मिथाइल था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे चला जाएगा। अब इसका जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये वाला वहां पे चला गया और ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो बन जाएगा गॉच। ये क्या बन गया, ये बन गया गॉच बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, गॉच कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। असल में 3D होते हैं, इनको समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है बोर्ड पे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, गॉच हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, ऐसे समझ लिया, 120 घुमाओगे तो ये मिथाइल यहाँ पे आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, गॉच बन जाएगा, ठीक है ना।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। Which of the following compound has a maximum number of sp hybridized carbon atoms? हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम sp hybridized कार्बन एटम चेक करने हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया CN2 दिया गया है, इसको ओपन करेंगे। पहला ऑप्शन को ओपन कीजिए और चेक कीजिए यहाँ पे sp कितने कार्बन है। ठीक है, 22 वाले कार्बन ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, और सेकंड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 sp दिए गए हैं, 2 sp हो गए। सेकंड वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऐसे चेक कर लो, चेक कर लेते हैं, बोल लेते हैं CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पे देखेंगे एक तो आपका sp हो गया, sp हो गया, और एक ये हो गया sp हो गया। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको 3 sp मिलेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन ओपन कर कीजिए, ओपन है, कुछ नहीं करना इसमें। भाई ये sp हो गया, एक sp हो गया, 2 sp हो गए। हाँ भाई इसका हमको देखो, उसने 2 पाई बॉन्ड बनाए, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। और इसका मतलब भी 2 पाई बॉन्ड बनाए, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो इसके पास टोटल कितना आ गए, 4 sp आ गए। इसको चेक कर लीजिए, इसके पास भी 2 sp हो जाएंगे। इसके पास तो एक ही sp होगा ना, इसको जब आप ओपन करेंगे तो एक ही sp तो आएगा भैया। भाई CH2 हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, फिर डबल बॉन्ड C हो गया, H हो गया। हाँ इसके पास एक sp होगा। तो मैक्सिमम sp आपको कहाँ मिल रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन मिल रहे हैं। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि sp हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे, थर्ड ऑप्शन पाए जाएंगे। ठीक है, थर्ड इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। IUPAC नेमिंग करनी है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। बात देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको दिया गया है डबल बॉन्ड। जब कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हमेशा प्रिंसिपल चेन के अंदर आता है। ठीक है, चाहे प्रिंसिपल चेन थोड़ी छोटी हो जाए पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा पीसी के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो पीसी बनेगी 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनेगी, या 1 2 3 4 5 6 ये बनेगी। देखिए अब आपकी एक पीसी ये बन गई 6 कार्बनों की, एक पीसी और बन रही है, बल्कि 2 और बनेंगी। ये बन सकती है, ये बन सकती है। यहाँ पे कितने कार्बन मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, और यहाँ पे कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। अब क्वेश्चन उठा कि कौन सी पीसी ज्यादा बेटर होगी, ये क्वेश्चन उठा। ठीक है, आइए बात देखो, अगर आप इसको, यदि आपने इसको प्रिंसिपल चेन में काउंट कर लिया तो यहाँ पे आपको एक सबस्टिट्यूएंट ये मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आपने इसको पीसी में काउंट किया, यदि आपने इसको पीसी में काउंट किया तो यहां से आपको 2 सबस्टिट्यूएंट मिलेंगे, एक आपको ये मिल जाएगा और एक आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यदि दोनों तरफ से नंबर ऑफ कार्बन प्रिंसिपल चेन में सेम आ रहे हो तो आप उस चेन को छाटेंगे जहां पर नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट ज्यादा हो। ठीक है, तो हमारी पीसी क्या हो जाएगी, वर्टिकल वाली हो जाएगी। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। ये बन गई। ठीक है, नंबर निकाल देंगे 1 2 3 4 5 और 6। एक सबस्टिट्यूएंट ये हो गया इथाइल 2 कार्बनों का, और एक सबस्टिट्यूएंट ये हो गया 3 कार्बनों का। तो अल्फाबेटिकली पहले ई आता है और बाद में पी आएगा। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 4 इथाइल 3 प्रोपाइल
6 कार्बनों का रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स और प्राइमरी सफिक्स होगा इन, हेक्स 1 इन। चलिए भाई तो आंसर मैच कर रहा है क्या? 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, सेकंड इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि which of the following structure is the most appropriate for this molecule? अच्छा भाई, यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 दिया गया है और क्वेश्चन में यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर बना के दिया गया, आपको दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा सबसे बेटर स्ट्रक्चर होगा। तो भाई आप देखिए जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल sp2 है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा है? sp2 है, मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है वो एक ही प्लेन में है, किसमें? एक ही प्लेन में है। ठीक है, आइए और यहाँ तो देखो ना जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल sp2 है जो कि पूरे के पूरे एक ही प्लेन में आ रहा है। यस, फर्स्ट वाला सबसे बेटर स्ट्रक्चर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। Consider the following compound to make it a chiral compound. The attack should be on carbon. क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको 5 कार्बनों का हाइड्रोकार्बन दिया गया है। अब यहाँ पे आपको प्रत्येक कार्बन की पोजीशन दी गई 1 2 3 4 5 दी गई है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मैं इनमें से किस कार्बन पे अटैक करूं कि chiral कार्बन प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, सेकंड पोजीशन, जो सेकंड पोजीशन वाला जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक, हमने क्या किया कि यहां से एक H को बाहर निकाला और उसके स्थान पे एक Cl, मान लो Cl को अंदर भेज दिया। तो अब इस कार्बन के पास एक मिथाइल हो गया, ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी से एक हाइड्रोजन हो गया, थर्ड वैलेंसी से ये पूरा मॉलिक्यूल हो गया और फोर्थ वैलेंसी से लग जाएगा ये Cl लग जाएगा। तो कार्बन कैसा? sp3 कार्बन है और इसकी चारों वैलेंसी से डिफरेंट टाइप के एटम या ग्रुप लगे, तो कार्बन कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा कायरल कार्बन हो जाएगा। तो सेकंड वाला कार्बन कायरल हो सकता है। तो आप देखिए थर्ड वाला कार्बन, भाई यहां से यदि आपने एक H को बाहर निकाला और उसके स्थान पे आपने Cl को अंदर लगा दिया, तो एक तो Cl हो गया, एक इथाइल हो गया सेकंड वैलेंसी से, फिर थर्ड वैलेंसी से हाइड्रोजन हो गया और फोर्थ वैलेंसी से वापस से इथाइल लग गया। मतलब यहाँ पे इस वाले कार्बन से 2 वैलेंसी से इथाइल लगा है, पता है कायरल कार्बन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो भाई थर्ड वाला तो कहेगा नहीं और फोर्थ वाला देख लीजिए। ठीक है भाई, फोर्थ वाले कार्बन मैंने क्या किया कि यहां से एक H निकाला और एक Cl को अंदर भेज दिया। ठीक है, तो अब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आ गया। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी से लगाए मिथाइल, एक वैलेंसी से लगाए हाइड्रोजन और थर्ड वैलेंसी से लगाए ये पूरा बल्कि ग्रुप लगाए। ठीक है, और फोर्थ वैलेंसी लगाए Cl लग गया। बताइए कार्बन कैसा हो गया? कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। तो भैया यहाँ पे सेकंड और फोर्थ ये 2 ऐसे कार्बन हैं जो कि कायरल हो सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। भाई क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है कि यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे डाइहेड्रल एंगल पूछा गया है। भैया क्वेश्चन में आपसे डाइहेड्रल एंगल पूछा गया है। चलिए भाई क्या है? इन दिस स्ट्रक्चर FCCT, भाई F हो गया, इसको मान लो C1 मान लो और इसको आप C2 मान लो, आई हो गया T हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे F और T के बीच का डाइहेड्रल एंगल पूछा गया है। ठीक है, आइए पहले आप इस कंफर्मेशन को देख के पहचानिए कि कौन सा कंफर्मेशन है, स्टैगर्ड है
एक्लिप्स है कि गॉच है। तो बेटा यहाँ पे जो आपको जो कंफर्मेशन दिया गया है, ये आपको दिया गया पार्शली एक्लिप्स दिया गया है। कैसा है? पार्शली एक्लिप्स है। ठीक है, अच्छा भाई अब देखो क्या है, हमें यहाँ पे F और T के बीच का डाइहेड्रल एंगल बताना है। ठीक है बेटा, यदि आप ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, मतलब ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, यदि आप C2 को C2 से लगाए F लगाए, ठीक है, C2 से क्या लगाए? F लगाए। यदि आपने C2 वाले को एंटी क्लॉक 60 डिग्री एंगल पे घुमाया, ठीक है, तो ये आपका जो फ्रेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। बोल भैया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई अब ये क्या हो जाएगा कि गॉच हो जाएगा। ठीक है, हमें कितना देखना है? हमें F और T के बीच की दूरी पता लगाना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको वापस से 60 डिग्री और घुमाया एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा F और T के बीच का जो डाइहेड्रल एंगल निकल के आया वो कितना निकल के आएगा? 120 डिग्री। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था कि F और T के बीच का डाइहेड्रल एंगल कितना होगा। 120 आ गया। अब क्या है अगला, अब आपको बताना है D और BR के बीच का डाइहेड्रल एंगल बताना है बेटा। D और BR भैया तो पार्शली एक्लिप्स है ना, अगर पार्शली एक्लिप्स है तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका C2 हो गया, ये आपका C1 हो गया। C2 से आपका लगाया BR लगाए, ठीक है, और C1 से आपका लगाया D लगाए। ये दोनों आपस में कैसे हैं? पार्शली एक्लिप्स हैं। यदि ये दोनों पार्शली एक्लिप्स हैं तो यहाँ पे D और B के बीच का जो डाइहेड्रल एंगल होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा? 0 डिग्री। आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आईपीएससी पे क्वेश्चन आ गया है। हाँ, हमें इसका आईपीएससी नहीं बताना है। पहचानो कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। ठीक है, पहचानिए। तो बेटा COOH, अरे भैया ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। बेटा यहाँ पे क्या लगा है? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है ना। आइए अब हमें इसकी आईपीएससी नेमिंग करनी है। तो आईपीएससी नेमिंग करने के लिए नंबरिंग वहां से करोगे जहां से आपका सीनियर फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इसकी जो नंबरिंग होगी वो यहां से होगी 1 2 3 4 5 और 6। जो कार्बन आपके प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं हो पाए उन्हें हम मान लेते हैं सबस्टिट्यूएंट। क्या मान लेते हैं? सबस्टिट्यूएंट मान लेते हैं। अब आप इनका आईपीएससी नेम कर दीजिए। तो भाई 2 का मान बेटा मैं भूल ये 6 है और यहां पे 7 होगा। 2,6 डाइमिथाइल और 7 कार्बनों का रूट वर्ड हो जाएगा हैट। ठीक है, और यहां पे आपका लगा है सेकंड पोजीशन पे आ गया डबल बॉन्ड। तो हैव टू इन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक होता है। तो इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा बाय 2,6 डाइमिथाइल हो गया। ठीक है, 7 कार्बन का रूट वर्ड हो जाएगा हैट। अब बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन देखिए, एक सेकंड पोजीशन पे लगा है और एक 5 पोजीशन पे लगा है। तो हैव 2,5 डाई इन और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स हो जाएगा ओइक इन 1 ओइक एसिड। काफी लेंदी आईपीएससी नेम निकल आया है। 2,6 डाइमिथाइल हेप्टा होगा। हेप्टा 2,5 डाई इन ओइक एसिड। कोई मैच कर रहा है क्या? हाँ, फर्स्ट मैच कर रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। Which factor does not govern the stability of conformation in a cyclic compound?
एंगल स्ट्रेन, ठीक है ना। बट जो एंगल स्ट्रेन होता है ये स्टेबिलिटी को गवर्न नहीं करता है, ठीक है ना। जो एंगल स्ट्रेन होता है ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है जो कि स्टेबिलिटी को गवर्न नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है, ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होता है। और बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कार्बन होता है वो sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। और sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो हो जाएगा 109 डिग्री, 9.5 डिग्री होता है। बट यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल कितना आता है? 120 डिग्री आता है। तो यहाँ पे होने लगता है एंगल स्ट्रेन होने लगता है। एंगल स्ट्रेन होने के कारण ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक बेटा। यहाँ पे क्या लगता है? यहाँ पे लगता है एंगल स्ट्रेन, जिसके कारण ये प्लेनर से नॉन प्लेनर ज्योमेट्री को अडॉप्ट करता है। तो ये आपसे पूछा गया था, आंसर हो जाएगा थर्ड, एंगल स्ट्रेन। चलिए भाई आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 75। Question number 75, which nomenclature is not according to IUPAC system? भैया पहले ही आंसर हो गया इसका, तो पहले ही आंसर गलत दिया गया है। देखिए भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 3 कार्बनों की पीसी मिलेगी। और मैंने कहा था जब भी कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप ना हो, यदि डबल या टेपर बॉन्ड हो तो नंबरिंग हमेशा वहां से करना जहां से डबल या टेपर बॉन्ड नजदीक पड़े। तो यहां पे इसकी जो नंबरिंग होगी 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो बेटा इसका जो सही आईयूपीएसी नेम होगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, ये बेटा इसका होगा राइट आईपीसी नेम होगा। बल्कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन, जो कि गलत है, आपसे रॉन्ग ही पूछा गया है। हाँ, तो फर्स्ट आंसर द राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Among the following which one can have a mesoform? मीजोफॉर्म से आप लोग वाकिफ होंगे कि मीजोफॉर्म का मतलब क्या होता है। मीजोफॉर्म का मतलब होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो और वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही हो, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, उस सब कहते हैं मीजो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए कौन सा मीजोफॉर्म में होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, ये आपको दिया गया है। आइए पहले वाले को ओपन कर लेते हैं। तो भाई ये मीजो है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लगा एक H लगा दो, इधर एक OH लगा दो, ठीक है। फिर भैया यहाँ पे एक H लगा दो और यहाँ पे एक C लगा दो। एक मिथाइल ऊपर हो गया और एक मिथाइल ऊपर नीचे हो गया। तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके पास 2 कायरल सेंटर हैं। एक कायरल सेंटर तो आपके यहाँ का आ गया, ये हो गया, और दूसरा कायरल सेंटर आपका यहाँ का आ गया, ठीक है। भाई कार्बन की चारों वैलेंसी से डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे। एक में मिथाइल लगा है, दूसरे में हाइड्रोजन, तीसरे में OH और फोर्थ में क्या लगा है, ये बल्कि ग्रुप लगा है। और यहाँ भी सेम कंडीशन है। हाँ, यहाँ पे एक से ज्यादा कायरल सेंटर है। अब हमें यह देखना है कि यहाँ प्लेन ऑफ अ सिमेट्री पास हो रही है। देखिए बेटा, जब आप यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगे तो भैया ये इसकी मिरर इमेज नहीं बन पा रही है। यहाँ पे मिथाइल को सुपर इंपोज कर लेगा, हाइड्रोजन को इंपोज कर लेगा, बट OHCl को इंपोज नहीं कर पाएगा। यस, यहाँ पे एक से ज्यादा सेंटर है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो पा रही है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। यहां पर लग गया H और इधर लगा दो OH, ये आ गया H आ गया
और यहाँ पे आ गया OH आ गया और नीचे लगा है मिथाइल CH3 लगा है। चलिए भाई चेक कीजिए। हाँ यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, ये तो आपका ये कायरल सेंटर आ गया, दूसरा आपका ये कायरल सेंटर आ गया, एक से ज्यादा कायरल सेंटर है और यहाँ को भैया पेन ऑफ सिमेट्री भी पास हो रही है, ये कहलाएगा मीजोफॉर्म। ठीक है, ये कैसा होगा? मीजो आइसोमर होगा। ठीक है, कौन से क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। मीजो का मतलब ही होता है कि एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 77 मोल का क्वेश्चन आ गया है, फिजिकल केमिस्ट्री आ गई यहाँ पे। तो चलिए, द क्लोराइड ऑफ अ मेटल कंटेन 71% क्लोरीन बाय वेट एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ इट इज 50। भाई वेपर डेंसिटी आपको दिया गया है, क्लोराइड का परसेंटेज बाय वेट आपको दिया गया है, सॉरी क्लोरीन का परसेंटेज बाय वेट आपको दिया गया है और क्वेश्चन ने आपसे एटॉमिक वेट ऑफ मेटल पूछा है। ठीक है, सिंपल है। आइए भाई देखिए, यहां पे आपको मेटल क्लोराइड का वेपर डेंसिटी दिया गया है। यदि आपको वेपर डेंसिटी दी गई है तो आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वेपर डेंसिटी इक्वल हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पे आपको वेपर डेंसिटी दी गई है तो मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं। वेपर डेंसिटी पे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मेटल क्लोराइड आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड टू इंटू 50 कितना आ गया? 100 आ गया। बेटा ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मेटल क्लोराइड आ गया, 100 आ गया। हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे मेटल का वेट निकालना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल हो जाएगा सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ मेटल प्लस सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 100 दिया गया, 100 कर दिया भाई, निकाल लिया मैंने। हमें यहाँ पे मेटल का एटॉमिक वेट निकालना है, तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल हो गया प्लस बेटा क्लोरीन का परसेंटेज बाय वेट आपको दिया गया 71 दिया गया है, तो 71 ग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका एटॉमिक वेट आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। इसको आंसर मैच कर रहा है फर्स्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। वेपर डेंसिटी की हेल्प से आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना था और मॉलिक्यूलर वेट में Cl के एटॉमिक वेट को मैच कर देना था। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 78। A specific rotation of an optically active pure compound X is a plus 30 or mixture with its inertial Y give specific rotation of 10 degree. The ratio of X and Y in the mixture. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है X है, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन आपको दिया गया प्लस का 30 दिया गया है। जब यहाँ पे X और Y को हमने आपस में मिलाया तो एक कंपाउंड मिलकर तैयार हुआ, तो एक मिक्सचर बना। अब उस मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो आपको दिया गया 10 डिग्री दिया गया है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बताइए आइसोमर X और Y का परसेंटेज रेशियो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई यहाँ पे जो मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो आपको दिया गया 10 दिया गया है, क्या करते हैं 10 दिया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे X और Y का स्पेसिफिक रोटेशन का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे X प्लस का 30 डिग्री रोटेट कर रहा है, X रोटेट कर रहा है, फ्रैक्शन निकालना तो नीचे 100 लेके आएंगे प्लस
अगर x प्लस का 30 डिग्री रोटेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका जो आइसोमर y होगा वो माइनस का 30 डिग्री रोटेट करेगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होगा तो लिव होगा, ठीक है। तो माइनस का 30 हो गया। अब यहां पे y कितना होगा, y को आप मान लो कि 100 माइनस x मान लो भाई, 100 माइनस का x, तो ये आपको y निकल आएगा अपॉन 100। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो भाई ये गया, यहां से ये गया, ठीक है। तो आ जाएगा 1 इक्वल टू 3x अपॉन 100 हो गया, प्लस का माइनस का 3 हो गया, और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 300 हो जाएगा, और माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया अपॉन 100। और इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा, बस यहाँ पे सिंपली मैथ है, 100 इक्वल टू आ जाएगा 3x हो जाएगा, और माइनस का 300 प्लस का 3x प्लस का, ठीक है, हो जाएगा। सॉरी माइनस का है, ये माइनस का है, 3x माइनस का 300 और प्लस का 3x हो गया, ये आ गया, ठीक है। तो बाई 3 प्लस का तो आ जाएगा 6x इक्वल हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल आ जाएगा 66.6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भैया x की वैल्यू आ गया 66.6 आ गई। यदि x की वैल्यू इतनी आई है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 100 में से 66.6 को माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो बेटा यहाँ पे y की वैल्यू निकल आएगी 33.3 आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे x और y का रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर। अच्छा भाई, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, चाहे सिस और ट्रांस होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये अलग अलग होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, है ना, ये सेम होती है। तो भाई क्या दिया गया, मेल्टिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, यस, ये सब की सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, अलग अलग होती है, वहां से क्या हो जाएगा, हो जाएगा, समझे भैया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी को देख के आप पता लगा सकते हैं कौन सिस होगा और कौन ट्रांस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भैया आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑर्डर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है करेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑर्डर। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑर्डर हमेशा निकालते हैं सीआरपी रूल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो सीआरपी हमसे क्या कहता है, सीआरपी हमसे कहता है कि जो भी मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं उनका आप फर्स्ट एटम पहले देखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। भाई चेक कर लेते हैं। भाई यहाँ पे फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन है, सेकंड वाले फर्स्ट एटम कार्बन है, और थर्ड वाले में फर्स्ट एटम कार्बन है, फोर्थ वाले में फर्स्ट एटम नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे इस ग्रुप की प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। यस, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी भैया फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पे आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, यदि पहले एटम से प्रोबेबिलिटी चेक ना हो पाए तो फिर सेकंड एटम को देखो। तो भाई सेकंड एटम को देखा, अब सेकंड एटम यहां पे लगा, ऑक्सीजन लगा है, यहां पे भी सेकंड एटम ऑक्सीजन लगा है, और साइनाइड में सेकंड एटम नाइट्रोजन लगा है। हालांकि देखा जाए इनकी ब्रांचिंग होती है, इनको ओपन करके देखना पड़ेगा।
बट यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप ओपन कीजिए, ऐसे पता लग जाएगा। ठीक है, तो भाई सेकंड एटम में नाइट्रोजन आ गया और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, अच्छा ऑक्सीजन कम होगा। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखो बेटा, सेकंड एटम से यहाँ पे तो पता चल गया कि साइनाइड की जो प्योरिटी होगी सबसे कम होगी। यस, इसकी जो प्योरिटी होगी सबसे कम हो जाएगी। भाई यहाँ पे क्या सेकंड एटम ऑक्सीजन है और यहाँ पे सेकंड एटम क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से कम होता है, तो इसकी प्योरिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, तो इसकी प्योरिटी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, लिखते चल रहे हैं, बाद में ऑर्डर कर देंगे। अब अगर सेकंड एटम से भी प्योरिटी चेक ना हो पाए तो फिर हम चेक करते हैं थर्ड एटम से करते हैं। बेटा आओ ओपन कर लेता हूं, अब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसको हाइपोथेटिकली आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, एक ऑक्सीजन ये लग गया और एक ऑक्सीजन ये लग गया। अब इसके पास कितने आ गए, 2 ऑक्सीजन आ गए। ठीक है, अच्छा भाई समझ गए ना। बट यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाले ऑप्शन में 2 ऑक्सीजन है, तो इसके पास नंबर ऑफ ऑक्सी एटम ज्यादा आ रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसकी प्योरिटी इससे ज्यादा होगी। ज्यादा ओपन करने की जरूरत नहीं, वैसे अंडरस्टूड है कि यार यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इसकी प्योरिटी क्या होगी, इससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो प्योरिटी आएगी फर्स्ट इसकी आएगी, सेकंड इसकी आएगी भैया, और थर्ड इसकी आएगी। ठीक है, और फोर्थ इसकी आएगी। तो ऑर्डर क्या निकलेगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट का, हाँ सबसे ज्यादा प्योरिटी किसकी आ गई, फोर्थ की आ गई। अब तो मैं फर्स्ट चेक कर रहा था। ठीक है, फिर किसकी आ गई, फिर किसकी आएगी, सेकंड वाले की आएगी, फिर सेकंड हो गया, और फिर किसकी प्योरिटी आ जाएगी, फिर फर्स्ट की हो जाएगी, और फिर किसकी प्योरिटी हो जाएगी, थर्ड की हो जाएगी। ये निकल के आएगा ऑर्डर, कोई मैच कर रहा है, 4 सेकंड 1 और थर्ड। हाँ, सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में हमें इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। चलो भाई पहचानो कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगाया है। अरे भैया RCOR क्या हो गया, कीटोन हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, कीटोन हो गया। चलिए भाई सुनो भाई, यहाँ पे है क्या कि हमें कार्बन की लंबी लंबी चेन छाड़नी है। ठीक है, अगर सुनो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगाया है, ठीक है, और उसका कार्बन पीसी में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तो उसका सफिक्स चेंज हो जाता है। ये आपको लोग बताए गए। ठीक है, अब सुनो, बट कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका कार्बन हमेशा पीसी में काउंट किया जाता है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात, अब इस बात का ये मतलब हो गया कि अब यहाँ पे ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट और ये बन जाएगी पीसी। ठीक है, 1 2 बात समझ गए। तो इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा, आईयूपीसी नेम हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, 1-फिनाइल इथेनॉल। क्या हो जाएगा, 1-फिनाइल इथेनॉल। आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप समझ गए ना, मैंने क्या कहा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यदि पीसी में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है तो उसका सफिक्स चेंज हो जाता है। बट यदि कीटोन आ गया है तो कीटोन का कार्बन हमेशा पीसी में काउंट किया जाता है, चाहे पीसी का साइज छोटा हो जाए, बट कीटोन का कार्बन हमेशा पीसी में काउंट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये आप हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट और हमारी जो प्रिंसिपल चेन बनेगी 2 कार्बन की हो जाएगी। तो इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा 1-फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, फोर्थ आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। In 2sp hybridization 2s ऑर्बिटल कैन बी मिक्स्ड विद। अच्छा भाई
यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन दिया गया, sp दिया गया है, 2sp दिया गया है। अब देखिए भाई sp दिया गया है मतलब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। ये अब आपका हो गया 2s हो गया और बेटा ये आपका हो गया 2p हो गया, 2p हो गया, ठीक है। 2p होता है px py और pz होता है, ठीक है। जब s और हाफ फील्ड s और हाफ फील्ड p आपस में ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि जो p एटॉमिक ऑर्बिटल है px py pz ये होते हैं डीजेनरेट। ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में होते हैं डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब है कि px py और pz इनकी एनर्जी आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में px भी पार्टिसिपेट कर सकता है, py पार्टिसिपेट कर सकता है और pz भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनीवन px py या pz, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये होते हैं डीजेनरेट, इनकी एनर्जी आपस में होती है इक्वल। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a chiral compound? यार हमें लगता नहीं कि चारों ऑप्शन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, दूर से दिखाई पड़ा कि फोर्थ वाला ही हो गया है ना। आइए फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। ट्राई मिथाइल हेक्सेन 6 कार्बन की पीसी हो जाएगी, नंबरिंग कैंसिल कर लो, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। 2, 3, 4 2 पे लगा एक मिथाइल लग गया, 3 पे एक मिथाइल लगा दो भैया और 4 पे लगा दो मिथाइल, ये लग गया। हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है कायरल कंपाउंड देखना है। तो देखिए भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा एक मिथाइल और एक मिथाइल यहाँ पे लगा, तो मतलब सेकंड वाला कार्बन कायरल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, इस वाले कार्बन से लगाए, एक ये लगा प्रोपाइल ग्रुप लगाए, एक मिथाइल लगाए, एक हाइड्रोजन लगाए और एक ये ग्रुप लगाए। तो यस, जो थर्ड वाला कार्बन ये कैसा है, कायरल कार्बन हो गया। अब बात कर लेते हैं फोर्थ वाले की। भाई फोर्थ वाले से एक मिथाइल लगाया, एक इथाइल लगाए, एक हाइड्रोजन लगा होगा और एक ये बल्कि ग्रुप लगाए। यस, मतलब इसके पास 2 कायरल सेंटर है। यस, तो ये हो सकता है, ये कायरल कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए भाई, भाई यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास में होगी। यस, ये वाला कायरल कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा जो कायरल सेंटर होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बट उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो रही थी, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। Which of the following is the correct IUPAC name? चलिए भाई, IUPAC नेम बताना है तो करना क्या है, यहाँ पे कार्बन की लंबी लंबी चैन छाटो। तो हमारे हिसाब से तो जो लंबी से लंबी चैन निकल के आएगी वो यही निकल के आएगी, है ना, ये बन के आएगी। अब नंबरिंग कहां से की जाए भाई, नंबरिंग का आपने यहां से किया 2 और 3 पे आपको मिलेगा क्लोरो मिल जाएगा और 3 पे आपको मिल जाएगा एक मिथाइल मिल जाएगा। यदि आपने नंबरिंग यहां की 2 और 3 तो 3 पे मिलेगा फ्लोरो और 3 पे मिलेगा मिथाइल। तो अल्फाबेट पहले C आता है और बाद में F आता है, तो यहाँ पे जो नंबरिंग होगी वो यहां से हो जाएगी 1, 2, 3। ये हो गया सबस्टिट्यूएंट, ये Cl सबस्टिट्यूएंट हो गया, 3, 4, 5, 6 हो गया और यहाँ पे हो गया मिथाइल सबस्टिट्यूएंट और फ्लोरीन सबस्टिट्यूएंट हो गया। इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 क्लोरो। अच्छा, अल्फाबेट की F पहले आएगा, M बाद में आएगा, उसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 क्लोरो 3,4 डाइमिथाइल 4 फ्लोरो
बेटा 6 कार्बनों का रूट वर्ड होगा हेक्स प्लस प्राइमरी सफिक्स होगा एन, हेक्सेन। ठीक, कोई मैच करता है आंसर बाय 3 क्लोरो 4 फ्लोरो 3 क्लोरो, कोई मैच करता है क्या? 3 क्लोरो 4 फ्लोरो। अच्छा, अल्फाबेट में पहले एफ आएगा बाद एम आएगा, ठीक है ना? बिल्कुल सही आगे किसी नेम किया, बस कुछ नहीं करना आपको। 4 फ्लोरो को उठा के यहाँ ले आओ और 4 डाई मिथाइल को उठा के यहाँ ले जाओ। बेटा अल्फाबेटली एफ पहले आता है, एम बाद में आता है, ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 4 फ्लोरो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है? अल्फाबेटिकल में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, ठीक है ना? तो एफ पहले आएगा और एम बाद में आता है, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Which of the following pairs compound are enantiomer? enantiomer क्या होते हैं? enantiomer आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि enantiomer क्या होते हैं। भाई enantiomer का मतलब ही होता है कि मिरर इमेज बने बट सुपर इम्पोज ना हो, ठीक है ना? वो कहलाते हैं enantiomer। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज तो बने बट सुपर इम्पोज ना हो, वो कहलाते हैं enantiomer कहलाते हैं, जो डेक्स्ट्रो और लिगो में टूट के अलग हो जाते हैं, ठीक है? चलिए भाई चेक कर लेते हैं। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मिरर इमेज ही नहीं बन रही है, छोड़ो पहला ऑप्शन छोड़ दो, है ना? ये दोनों आपस में आइसोमर भी नहीं है भाई, यहाँ पे ये दोनों आपस में आइसोमर भी नहीं है ना, तो गलत है। और कौन सा? सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। भाई यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे बीच में लगा दे एक मिरर लगा दिया, ठीक है? अब इसकी जस्ट मिरर इमेज बने, उसको जस्ट आप पलटाइए तो आप देखेंगे कि पास वाला पास, दूर वाला दूर बस है, ठीक है ना? अब जब आप इसको ओवरलैप करेंगे तो ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ठीक है? यस, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव है, ये डेक्स्ट्रो लिगो बनाएगा, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, सेकंड वाला enantiomer होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। क्वेश्चन में आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया, मतलब क्वेश्चन में आपसे आरएस नोमेनक्लेचर पूछा गया है। तो भैया आरएस नोमेनक्लेचर करने का जो पहला नियम होता है कि आप सभी एटमों की प्रोबेबिलिटी को डिसाइड कीजिए। और प्रोबेबिलिटी को कैसे डिसाइड करोगे? एटॉमिक नंबर के आधार पे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा, ठीक है? फ्लोरीन ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर Cl से ज्यादा होगी तो इसकी हो जाएगी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा। सेकंड प्रोबेबिलिटी पे Cl आ जाएगा, थर्ड प्रोबेबिलिटी पे मिथाइल आ जाएगा और फोर्थ प्रोबेबिलिटी पे आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पहला काम हो गया कि हमने सभी की प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर ली है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट काम क्या होता है कि जो लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी वाला ग्रुप या एटम होता है मस्ट बी इनवर्ड, मतलब वो प्लेन के अंदर की तरफ होना चाहिए, वो वर्टिकल से लगा होना चाहिए, ठीक है? सॉरी, हाँ, वर्टिकल से लगा होना चाहिए, ठीक है? अब बेटा यहाँ पे फोर्थ नंबर वाला जो हाइड्रोजन है लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी का है, जो कि डेड डैश लाइन से लगा है, और जो डेड डैश से लगा होता है इसका मतलब होता है कि ये प्लेन के अंदर है, बिल्कुल सही लगा है। सेकंड काम भी क्या है? बिल्कुल सही है। अब थर्ड काम होगा घूमो, 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ। यदि आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो नोमेनक्लेचर हो जाएगा R, और यदि आप 1 से 2, 2 से 3 जाने पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नोमेनक्लेचर हो जाएगा S हो जाएगा, ठीक है? आइए घूमते हैं। 1 से 2, 2 से 3। बेटा हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, 1 से 2 और 2 से 3 पे जा रहे हैं, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा R नोमेनक्लेचर, ठीक है? हाँ, फर्स्ट आंसर द राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। अच्छा भाई, कैल्को बॉन्डिंग आ गई। इन कैट मैच अमंग द फॉलोइंग इज। अच्छा भाई
यहाँ पे आपको शेप दी गई है और आपको इनकरेक्ट मैचिंग बतानी है। तो पहला ऑप्शन में आपको वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है और इसका शेप आपको लीनियर दिया गया है। यहाँ देखने में ही पता चल गया कि गलत है, ठीक है ना। वाटर, भैया वाटर का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होता है, ठीक है। यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड पेयर बनाए हैं और एक लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 6 ग्रुप का एलिमेंट होता है। वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करके अभी इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। ये आ गया लोन पेयर और एक ये लोन पेयर आ गया। तो बेटा इसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा बेंट शेप या वी शेप भी कह सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया लीनियर दिया गया जो कि गलत है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया। सल्फर डाइऑक्साइड बेटा, सल्फर क्या होता है 6 ग्रुप का एलिमेंट है। वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और चेक कर देते हैं भाई, ठीक है। भाई सल्फर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गए और ये आ जाएगा एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये भी कैसा होगा बेंट होगा या बी शेप कह सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, सभी चेक करने पड़ जाएंगे। सेकंड वाला कह रहा है बी शेप कह रहा है CH2। भैया यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं और एक लोन पेयर आ गया। उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2 होगा, ठीक है। आइए समझ लेते हैं इसे। कार्बन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर बनाए हैं और एक लोन पेयर है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो आएगा sp2 आएगा। बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। पर यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर आ गया, तो इसका जो शेप हो जाएगा वो वी शेप होगा। बेटा सभी के स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाएंगे, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया। FnCl2 टिन, टिन में क्या होता है 4 ग्रुप का एलिमेंट होता है, ठीक है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करके अभी इसके पास एक लोन पेयर है, तो इसका भी जो ज्योमेट्री होगी sp2 होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और शेप कैसे आएगी, वी शेप आएगी, बिल्कुल सही दिया गया। नेक्स्ट आइए बताएं सीसा शेप SO4, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। सल्फर 6 ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, सल्फर 6 ग्रुप का एलिमेंट है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करके, मतलब इसने 4 बॉन्ड पेयर बनाए हैं और इसके पास एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा, ठीक है। अच्छा भाई, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हो जाएगा। sp3d का मतलब होगा ट्राइगोनल बाइपैरामीटर होगा। कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर होगा और इसके पास एक लोन पेयर है। इसके पास एक लोन पेयर होने के कारण इसकी जो शेप होगी वो हो जाएगी सीसा शेप। किस हो जाएगी, सीसा शेप हो जाएगी। तो बिल्कुल सही दिया गया कि सीसा शेप होगा। TeCl4 बेटा, टेलुरियम क्या है कि 6 ग्रुप का एलिमेंट है ना। इसके पास इसने 4 बॉन्ड पेयर बनाए हैं, एक लोन पेयर होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा और इसका जो शेप होगा वो हो जाएगा सीसा शेप हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं ICl3। सेंटर एटम यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गए हैं। तो भाई 3 तो हो गए, इसके बाद बॉन्ड पेयर हो गया और बेटा 2 हो जाएंगे लोन पेयर हो जाएंगे। तो अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3d हो जाएगा, ठीक है। sp3d आ जाएगा। अब इसके पास 2 लोन पेयर है। अगर इसके पास 2 लोन पेयर आ गए तो इसकी जो शेप होगी वो होगी टी शेप हो जाती है। क्या बना के दिखाने की जरूरत है क्या, केमिकल बॉन्ड में खूब बना के दिखाया गया ना, ठीक है। चलिए भाई, बिल्कुल सही देगा। क्यों मिला के पहला वाला ही तो गलत दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। लो भैया, ऑक्सीडेशन आ गया। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन पूछा गया है आपसे। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन पूछी गई है। कर लेते हैं। NH4 का
4 twice SO4 अमोनियम सल्फेट। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन मत निकालनी है, कुछ मत कीजिए, इस कंपाउंड को आप 20 से तोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको मिलेगा कैटायन और एनायन, तो कन्वर्ट हो जाएगा NH4 + 1 + SO4 - 2 में, ठीक। ये एनायन और कैटायन के फॉर्म में अलग हो जाएगा। आपको क्या निकालना था? आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी थी। हमने मान लिया कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो यहां हो जाएगा x प्लस हाइड्रोजन के एटम 4 है, 4 × +1 इक्वल टू +1, तो ये आ जाएगा 4 + x इक्वल टू प्लस का 1, तो बेटा यहाँ पे आएगा x इक्वल टू -3, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको को निकालना अच्छे से आती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे यहाँ पूछा गया एरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए भाई, एरिथ्रो का मतलब होता है कि दो कायरल सेंटर से लगे सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। अब देखिए, एक कायरल सेंटर ये है और दूसरा कायरल सेंटर आपको ये दिया गया है, ठीक है। यहां पे लगा है हाइड्रोजन और इस वाले कायरल सेंटर से लगा हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप आपस में सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। दो कायरल सेंटर से लगे सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एरिथ्रो। क्या कहते हैं? एरिथ्रो। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में देख लीजिए, दो कायरल सेंटर आपको दिए गए हैं, ठीक है। पहले वाले कायरल सेंटर से लगा है हाइड्रोजन और सेकंड वाले कायरल सेंटर से लगा है हाइड्रोजन। ये दोनों ग्रुप आपस में सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। ऐसे लोग कहलाते हैं थ्रियो। क्या कहलाते हैं? थ्रियो। तो आंसर होगा फर्स्ट इज एरिथ्रो आइसोमर व्हाइल सेकंड इज थ्रियो आइसोमर, थर्ड इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया एरिथ्रो और ये आपका हो जाएगा थ्रियो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। ये कॉम्प्लेक्स ऑफ अ सबस्टिट्यूएंट वाला केस आ गया है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स ऑफ अ सबस्टिट्यूएंट मतलब सबस्टिट्यूएंट के अंदर सबस्टिट्यूएंट। तो भाई यहाँ पे हमें क्या करना है कि कार्बन की लंबी लंबी चेन छाटेंगे, तो यहाँ पे आपको 4 कार्बनों की पीसी मिलेगी, ठीक है। और ये आपको हो जाएगा सबस्टिट्यूएंट हो जाएगा। जो कार्बन पीसी में इंक्लूड नहीं हो पाते उन्हें मान लेते हैं सबस्टिट्यूएंट। अब देखिए, अब सबस्टिट्यूएंट के अंदर भी आपको चेन मिल रही है। यहां पे आपने देखा कि पोजीशन देते हैं 1 2 3 4, पहली पोजीशन पे लगाए ये प्रोपाइल ग्रुप। अब आपने देखा कि इस प्रोपाइल ग्रुप के अंदर भी आपको पीसी मिल रही है, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ पे ये आपको मिल गई फर्स्ट और सेकंड, ये कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ अ सबस्टिट्यूएंट वाले केस कहलाते हैं। उसका जो आईपीसी नेम होगा 1' पहली पोजीशन पे लगाए मिथाइल, मिथाइल हो गया। और बेटा ये जो पूरा सबस्टिट्यूएंट है पहली पोजीशन पे लगाया ना, तो उसी को मैंने डिनोट किया है कि पहली पोजीशन पे ये पूरा सबस्टिट्यूएंट लगा है। और ये वाला सबस्टिट्यूएंट जो मिथाइल, अब ये क्या हो गया? ये सबस्टिट्यूएंट हो गया, इसके रिस्पेक्ट में हो गया। ये इसकी पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट हो गई। तो 1 मिथाइल एथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ये होगा इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। फिर मैच कर जाएगा 1 मिथाइल गलत, सेकंड वाला 2 प्रोपाइल, चलिए कोई बात नहीं, इनमें कोई मैच नहीं कर रहा है। इसका एक और नाम भी हो सकता है, वो देख लीजिए, ठीक है। नहीं मैच करा, दूसरा देख लीजिए।
भाई यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे प्रोफाइल है, ये कैसा प्रोफाइल है, बनाए इस प्रोफाइल को, ये लगा है मिथाइल और ये इस कार्बन से लगा है मिथाइल, ठीक है बेटा। ये क्या है, ये देखिए आप, ये आपका सेकेंडरी प्रोफाइल है, बोलो भैया, ये आपका सेकेंडरी प्रोफाइल हो गया ना। एक ऐसा कार्बन जिससे दो मिथाइल ग्रुप लगे, वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी प्रोफाइल कहलाता है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, ठीक ना। हमने क्या किया, इस फ्री वैलेंसी से हमने एक रिंग लगा दी 4 कार्बनों की, तो उसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन। देखिए क्या कहीं दिया गया है, हाँ 2 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, दोनों सही है, कोई भी हो सकता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। Stereoisomers which are not mirror image of each other and non-superimposable chord, बेटा डायस्टीरियो होता है, ठीक है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज ना बने और सुपर इम्पोज ना हो, वो कहलाते हैं डायस्टीरियोमर। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में हमें इसका आईयूपीएसी नेमिंग बतानी है। चलिए भाई किया जाए। भाई यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, तो भाई यहाँ पे तो हमें साइनाइड दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखिए साइनाइड लगा है ना, तो यहाँ पे इसमें क्या लगा है, साइनाइड है। अब हम इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, तो नंबरिंग वहां से जहां से आपका एफजी पास पड़ेगा, तो जाहिर सी बात की जो नंबरिंग होगी बेटा वो यहां से होगी 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब जो कार्बन आपके पीसी में इंक्लूड नहीं हो पाया वो हो जाएंगे सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, तो 2,4 डाइमिथाइल और 6 कार्बनों का रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स। बेटा साइनाइड, साइनाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल। क्या होता है, नाइट्राइल। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन नाइट्राइल। थर्ड इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। साइनाइड का सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल होता है, और नाइट्राइल की पोजीशन क्या है, फर्स्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे पूछा गया है, अच्छा भाई यहाँ पे आपसे डी-एल नॉमेनक्लेचर पूछा गया है। जो डी-एल नॉमेनक्लेचर होता है ये हमें बताना है कि जो कंपाउंड है ये डी नॉमेनक्लेचर होगा कि एल नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है, ये बताना है। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम राइट साइड पे लगा है तो कहलाता है डी नॉमेनक्लेचर कहलाता है, और यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेफ्ट हैंड साइड पे लगा है तो कहलाता है एल नॉमेनक्लेचर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए Cl और H में से Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो कि लेफ्ट साइड में लगा है तो कहलाएगा एल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। हालांकि आप लोगों ने ज्यादा का OH को देखा होगा, अगर OH नहीं है तो आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को देखो, है ना। अगर OH नहीं लगा है तो आप लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग टू। भैया रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करना है तो वहां पे आपको ऑप्टिकल आइसोमर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ऑप्टिकल आइसोमर लेना पड़ेगा। मिक्सिंग ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक बेटा। जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे ये होगा डेक्स्ट्रो होगा और लिवो होगा, ठीक है। जब आप डेक्स्ट्रो और लिवो को मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाता है रेसमिक मिक्सचर कहलाता है।
ये एक एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है, ठीक है। क्या बनता है? रेसमिक मिक्सचर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि यहां पे होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। There is no plane polarized light by a compound in a specific solvent thought to be chiral. It may mean that भाई देखिए, there is no rotation of plane polarized light by a compound in a specific solvent thought to be chiral. It may mean that मतलब यहाँ पे आपको एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करना है जो पीपल को रोटेट ना करे। आप समझ गए ना? एक ऐसा मिक्सचर तैयार करना है, बनाना है जो पीपल को रोटेट ना करे। अच्छा भाई, बाय कंपाउंड इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट डॉट टू बी कायरल। अच्छा भाई, मतलब हमने क्या किया? हमने दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को लिया, उनको मिला के एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जो कि पीपल को रोटेट ना करे। तो आंसर क्या हो जाएगा? द कंपाउंड में बी रेसमिक मिक्सचर। यस, आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आईयूपीएसी नेम। चलिए भाई, आपकी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ गए हैं, ठीक है भाई। देखिए, पीसी तो आपकी ये बनेगी, ये आपकी पीसी बन गई। अब यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? अब आप देखिए भाई, यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड और वहां पे भी टर्मिनल पोजीशन पे लगा है डबल बॉन्ड। तो अब आप नंबरिंग यहां से करेंगे कि वहां से करेंगे? अब ये क्वेश्चन था। तो भाई देखो, डबल बॉन्ड का होता है प्राइमरी सफिक्स इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स होता है आइन होता है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली देख लो, ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर होगी यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 और 6 रहेगा। तो बेटा 6 कार्बनों का रूट वर्ड होगा हेड्स। 1 in 5 आइन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? हेक्स 1 in 5 आइन। 1 hex 5 आइन। 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। How many stereoisomers does this molecule have? यहाँ पे कितना stereoisomer बनेंगे? भाई यहाँ पे अगर देखा जाए, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक ना। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, और इस वाले कार्बन से एक मिथाइल लगा है, सॉरी एक हाइड्रोजन लगा है और एक मिथाइल लगा है। मतलब टर्मिनल वाले कार्बन की दोनों वैलेंसी से डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इस वाले कार्बन को देखिए, एक हाइड्रोजन लगा है और एक बल्कि ग्रुप लगा है। हाँ, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये सिस भी बनाएगा और ट्रांस भी बना सकता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब आप इस वाले कार्बन को कंसीडर करेंगे तो बेटा इस वाले कार्बन से कि एक वैलेंसी से H लगा है, सेकंड वैलेंसी से Br लगा है, बना के दिखा दें क्या? ठीक है। और थर्ड वैलेंसी क्या लगा है? मिथाइल लगा है, और फोर्थ वैलेंसी से ये इतना बड़ा एक बल्कि ग्रुप लगा है। इसका मतलब यहाँ पर जो सेंटर वाला कार्बन है ये कहलाएगा कायल सेंटर कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास कोई कायल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये डेस्ट्रो और लिवो में टूट जाएगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे 4 आइसोमर मिलेंगे, एक सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, डेस्ट्रो और लिवो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है और क्वेश्चन में पूछा बताइए कौन सा आइसोमर शो करेगा। तो भाई देख लो क्या ज्योमेट्रिक आइसोमर शो होगा, कब आएगा क्या भाई यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो कर रहा है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। फिर सेकंड कंडीशन होती है कि कार्बन से लगे बोथ ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, बट यहाँ पे बोथ ग्रुप क्या है, सेम है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर पाएगा। सेकंड चेक कर लेते हैं। अगर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो इसके पास एक कायरल सेंटर होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए भाई यहाँ पे इस कार्बन से लगा एक मिथाइल लगा है, एक ग्रुप लगा है COOH लगा है, एक वैलेंसी से हाइड्रोजन लगी है और इसकी फोर्थ वैलेंसी से ये बल्कि ग्रुप लगा है। मतलब यहाँ पे इसके पास भैया एक कायरल सेंटर है। अगर इसके पास एक कायरल सेंटर है तो कंफर्म है, 100% श्योर है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। Which of the following is the Newman eclipse projection formula of ethane? भैया एक्लिप्स का मतलब ही होता है कि एक के पीछे दूसरा, ठीक है ना। न्यूमैन एक्लिप्स प्रोजेक्शन, एक्लिप्स का मतलब होगा कि एक एटम के पीछे दूसरा एटम लगाओ, मतलब एक एटम के पीछे दूसरा एटम छुपाओ। ठीक है, तो कौन सा होगा, जाहिर बात है सेकंड होगा। देखो भाई हाइड्रोजन पीछे हाइड्रोजन है ना, एक्लिप्स हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम ये आपको पूछा गया है। भाई यहाँ पे आपको 3 मॉलिक्यूल दिए गए, हमें बनाना पड़ेगा, इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाएंगे इसके बाद कितने कायरल सेंटर एटम है। तो पहला दिया गया 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो भैया ये तो हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है, 1 डाइमिथाइल, एक मिथाइल यहाँ पे लगा दिया और एक मिथाइल को यहाँ पे लगा दिया, ये हो गया 1,2। चलो नंबर का 4, 5 और 6 हो गया। अब आपको देखना कि यहाँ पे इसके पास कितने कायरल सेंटर होंगे। बात देखिए इस वाले कार्बन को देखेंगे, इस वाले कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप ये लगा है, एक हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, और थर्ड पोजीशन से मतलब थर्ड वैलेंसी से ये ग्रुप लगा है और फोर्थ वैलेंसी से ये लगा है। हाँ, तो ये हो गया एक कायरल सेंटर हो सकता है। सेकंड वाला देखोगे एक मिथाइल लगा है, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बची इसके पास 2 वैलेंसी बची। अब 2 वैलेंसी से डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे होंगे। देखिए भाई इस तरह 1 2 3 4 5 पांचवी पोजीशन पे लगा है मिथाइल। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज जाओ, पहली पोजीशन पे लगा है मिथाइल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जाने पे आपको डिफरेंट पोजीशन पे मिथाइल मिल रहा है। इसका मतलब इस कार्बन की दोनों वैलेंसीज भी क्या होगा, अलग अलग ग्रुप लगे हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, कायरल हो गया। तो भैया इसके पास तो 2 कायरल हो गए। 4 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, सेकंड वाला देख लीजिए साइक्लोपेंटेन, 4 मिथाइल, 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, आई ये हो गया 4 हो गया। भाई यहाँ पे एक लगा है मिथाइल लगा है, एक हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है ना, इसके पास तो भैया कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। भाई क्या हो गया, एक तो मिथाइल हो गया, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन हो गया, और भैया यहाँ जाओगे तो भी सेम है, यहाँ जाओगे तो भी सेम है। इसके पास कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, इसके पास कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। थर्ड वाला चेक करो, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये लग गया। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। देखो भाई इसके पास कितने कायरल सेंटर हैं। इसके पास एक कायरल सेंटर तो आपका एक मिथाइल हो गया, एक हाइड्रोजन ये लगा होगा, 2 हो गया। ठीक है, अब आप यहां से जब घूमेंगे तो 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पे, मतलब क्लॉकवाइज जाने पे चौथी पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है क्लॉकवाइज जाने पे। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो सेकंड तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे
डबल बॉन्ड मिल रहा है, मतलब यहाँ पे पोजीशन अलग अलग हो रही है क्लॉकवाइज जाने पे और एंटी क्लॉक जाने पे। इसका मतलब ये काम कैसा होगा, कैरल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया कैरल हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा 1 हो जाएगा। 201 कोई दिया गया, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 201।